हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट मई जून में आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप जून अटेम्प्ट मई अटेम्प्ट के स्टूडेंट होंगे या उससे नेक्स्ट के भी हैं। तो तैयारी उस चीज की, हमारे अपने एग्जाम्स की जोरों शोरों से अभी से करनी है। ओके, हमें सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि हमें अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलना है। प्लस जहां तक मैं टैक्स की बात करूं, तो टैक्स में जितना भी कंटेंट हम अपना रेगुलर बेसिस पर कवर कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोट्स के जरिए से कवर तो करेंगे ही, प्लस उसमें स्पेसिफिकली जो हमारी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसका भी हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो आज का ये लेक्चर हमारा टैक्स कंप्यूटेशन का, टैक्स रेट्स के थ्रू हम किस तरीके से अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं वो हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। और इसमें स्पेसिफिकली हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं उसको भी हम सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो दोस्तों, जब मैं कंप्यूटेशन की बात करता हूं, इट्स ऑल अबाउट के एक स्पेसिफिक असेसी जिसके लिए हम टैक्स कंप्यूटेशन कर रहे हैं, उसकी टोटल इनकम हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसकी टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन होगी। ओके, ऑल्दो जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, टैक्स को कैलकुलेट करना, जब हम अपने सारे के सारे हेड, सारा का सारा प्रोसेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये स्टेप आता है। भाई पहले हमें अपनी सैलरी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इनकम हुई है, अदर हेड्स में टोटल इनकम को हम जोड़ लेते हैं, उस पर सारे के सारे लॉज एप्लीकेबल कर लेते हैं और उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम अपने सिलेबस में थोड़ा पहले करेंगे। रीजन बीइंग, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई मेरी ब्ला ब्ला इस अमाउंट की इनकम है, तो उस पर टैक्स कितना बनेगा, कितना टैक्स कैलकुलेट करना होगा हमें, तो एटलीस्ट हमें एक बेसिक फंडा मालूम होना चाहिए। प्रॉपर कंप्यूटेशन, स्पेशल रेट्स की कंप्यूटेशन, वो हम ऑब्वियसली जब हमारा सारा 5 हेड्स का डिडक्शन का कंसेप्ट कवर हो जाता है तब उसको अप्लाई करना सीखेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारा जो टैक्स है वो किसके ऊपर लगता है, सर ऑब्वियसली टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगेगा। ओके, टैक्सेबल इनकम क्या होगी? तो टैक्सेबल इनकम ऑब्वियसली सेक्शन 14 ऑफ आर इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 14 याद रखेगा। 15 से हमारे हेड्स शुरू हो जाते हैं, 15 16 17 सैलरीज का हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरीज का हेड है। फिर 22 से हाउस प्रॉपर्टी शुरू होता है, फिर पीजीबीपी वगैरह, लंबा सिलसिला है। लेकिन सेक्शन 14 हमारी इनकम के 5 हेड्स हैं, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है एंड अदर सोर्सेज। ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 14। तो सिंपल सी बात है, इन सभी हेड्स की स्पेसिफिक इनकम जो असेसी की हुई है उसको टोटल कर दीजिए और वो उस असेसी की टोटल इनकम होगी जिस पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे और टैक्स लगाएंगे। ओके, तो ये मेजर 5 हेड्स हो गए हमारे जो हमें पढ़ने हैं। जो सैलरी है वो हम 15 से लेके 17, ये सेक्शन है, मेजर सेक्शन है, जब टॉपिक हम शुरू करेंगे इनको एनालाइज करेंगे। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो सेक्शन 22 से लेकर 27 के इसके प्रोविजंस हैं। अगर बात करी जाए आपके पीजीबीपी की तो अच्छा खासा लंबा कंटेंट इसके अंदर है, ये 28 से लेकर 44 तक जाता है। और कैपिटल गेन, ठीक है, नॉलेज के मामले में बहुत ही वास्ट चैप्टर, इसको हमें 45 से लेकर 55 तक पढ़ना है। ये हमारे 11 मेन सेक्शंस इसके अंदर होते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 से लेकर, ये बहुत लंबा नहीं है, 56 से लेकर 59 तक है। और इसमें भी जो सेक्शन 56 है वही वास्ट है, बाकी तो छोटे छोटे से हैं, 2-2 3-3 लाइन के हैं जो हमें अपने सिलेबस में कवर करने होंगे। खैर, ये है हमारे 5 हेड। हमने एसएससी की स्पेसिफिक इनकम इन पांचों हेड्स में कंप्यूट करी, कैलकुलेट करी। अब होता क्या है दोस्तों, एक हेडिंग हमारे सामने यहां पर आई है, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, जो हमारे सेक्शंस में, हमारे लॉ में लिखी हुई है। ओके, जब मैं ग्रॉस टोटल इनकम की बात करता हूं, देखिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जब मैं इन सबको जोड़ देता हूं, जब मैं इन सबको टोटल कर देता हूं, तो ये बन जाता है जीटीआई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, आपने स्पेसिफिक प्रोविजंस हर एक हेड के लगाए, जो सेक्शंस मैंने आपको बताया आपने अप्लाई करें, और
हर एक हेड की इनकम को जब हम जोड़ लेते हैं तो वो एसएससी की टोटल इनकम बनता है, उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। तो क्या सर इसी के ऊपर हमारा जो टैक्स है वो लग जाता है? भाई आपने बोल तो दिया, सारे के सारे अमाउंट आपने जोड़े हर एक हेड के, तो क्या इसी के ऊपर टैक्स लग जाएगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए टैक्स लगता है किसके ऊपर? जो यहां पर एक और वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल इनकम। ठीक है, टैक्स लगता है टोटल इनकम के ऊपर, जीटीआई के ऊपर नहीं लगता। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद दो तीन चीजें और होती हैं, सेटिंग, सेट ऑफ आपका क्लबिंग वगैरह, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मेजर चीज, मेन चीज जो आप याद रखेंगे वो ये है कि ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद इसमें से जो स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं वो माइनस होती हैं। ओके, डिडक्शंस, गवर्नमेंट अपना टैक्स सेव करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि पीपीएफ में पैसा जमा करा दो, बैंक एफडी करा दो, एलआईसी की पॉलिसी, मेडिकल प्रीमियम, ये बहुत सारी तमाम डिडक्शंस हैं। 80B हमें जीटीआई के बारे में बताता है। आगे चल के एक बहुत बड़ा चैप्टर हम पढ़ेंगे इससे बिल्कुल नेक्स्ट, सेक्शन 80C के बारे में। और उस सेक्शन 80C से मतलब शुरू होता है डिडक्शन का सिलसिला और वो काफी लंबा आगे तक, क्यू तक, पी तक, आप बहुत लंबा, 80P तक बहुत लंबी डिडक्शंस जाती हैं। वो डिडक्शंस हम देते हैं, कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको दिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्पेसिफिक एसएससी की इनकम 9 लाख रुपए थी। कितनी थी? 9 लाख रुपए थी। और उसने कुछ अमाउंट एफडी में डाला, कुछ एलआईसी प्रीमियम खरीदा, कुछ उसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, और ये तमाम डिडक्शंस आपकी 2 लाख रुपए की आई। तो 9 लाख में से 2 लाख माइनस करने के बाद जो 7 लाख का अमाउंट आया है, इसके ऊपर दोस्तों टैक्स लगेगा। हम अपने टैक्स रेट्स 7 लाख पर एप्लीकेबल करेंगे, 7 लाख पर लगाएंगे। इज द पिक्चर क्लियर? ओके, सो द क्रक्स इज जीटीआई आपके 5 हेड्स का टोटल है। उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं अपने टैक्स को सेव करने की, दैट इज डिडक्शन, जो मैंने आपको सेक्शन भी मेंशन करा। 80C एंड ऑनवर्ड से एक चैप्टर होगा आगे चल के। और उसके बाद जो अमाउंट आता है उसे टोटल इनकम हमारे इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बोला जाता है। ऑल दो अपनी लैंग्वेज में, अपनी जब हम एग्जाम लिखते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं तो हम इसको एनटीआई भी बोल देते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम या नेट टोटल इनकम। वो आप यूज करोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, बट इतना याद रखना है कि जीटीआई और टोटल इनकम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, टैक्स टोटल इनकम पर लगता है। ओके राइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर दोस्तों मैं बात करूं प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होगी, तो सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, इनकम पता है, टैक्स रेट लगा दो, ठीक है, ओके। लेकिन इसका भी एक सीक्वेंस होता है, ऐसा ही नहीं आंख बंद करके सब कुछ हो गया। वो सीक्वेंस क्या है? थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मालूम है उसके बारे में, जो भी हमने डिस्कस करा कुछ कुछ मिलता जुलता है। मैं इसको थोड़ा और, एक थोड़ा धूल जो है वो और साफ कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अगला चैप्टर हमारा यही होने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स कंप्यूटेशन का सबसे पहला स्टेप होता है। सर इसमें क्या होता है? इसमें हम अक्सर, मैं एक इंडिविजुअल का रेफरेंस लेके चलूंगा दोस्तों, हम ये पता लगाते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी वो उस कंट्री का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, राइट? रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, फिर क्लासिफाई करा जाता है उनकी इनकम को कि इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या विराट कोहली इंडिया का रेजिडेंट है? हम कोई क्वेश्चन आपके सामने आया एक लेमन लैंग्वेज में, ठीक है, कि क्या विराट कोहली इंडिया का रेजिडेंट है? अरे सर वो तो डेफिनेटली इंडिया के ही रेजिडेंट है, इंडिया में ही तो रहते हैं, अपना बेंगलोर से खेलते हैं, कैप्टन है वहां के, हैं दिल्ली को बिलोंग करते हैं, आधार कार्ड यहीं का बना हुआ है, तो वो तो इंडिया के ही सिटीजन है, इंडिया के रेजिडेंट हुए। दोस्तों सिटीजनशिप एंड रेजिडेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप को भूल जाइए, उसको साइड करिए। रेजिडेंट वर्ड जो है हमें उस पर फोकस करना है। रेजिडेंट वर्ड, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट वर्ड जो है ये कैलकुलेट होता है कि आपने इंडिया में कितना समय बिताया, आप इंडिया में कितने दिन रहे। हालांकि विराट कोहली ज्यादातर समय इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन मान लीजिए विराट कोहली अप्रैल में निकले, ऑस्ट्रेलिया टूर पर चले गए, 3 महीने का ऑस्ट्रेलियन टूर था, अप्रैल में जून,
3 महीने ऑस्ट्रेलिया रहे। ऑस्ट्रेलिया के बाद सीधा टीम को साउथ अफ्रीका भेज दिया गया, वहां 2 महीने का टूर था, जुलाई अगस्त वहीं पर चला गया। फिर सितंबर में 15-20 दिन के लिए अपनी फैमिली से मिलने आए, प्यारी सी फैमिली से मिलने आए। फिर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया वहां पर 3 महीने का सेशन था। फिर वहीं से सीधा वेस्ट इंडीज भेज दिया, वहां जाके खेलो। यहां पे पूरी दुनिया का दर्शन चल रहा है विराट कोहली का, लेकिन इंडिया में वो समय नहीं बिता पा रहे। इंडिया में 15-20 दिन के लिए आए, एक बार 15-20 दिन के लिए आए, तो इंडिया में 50-60 दिन का समय बिताया। क्या विराट कोहली इंडिया के रेजिडेंट कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? ओके, ये चीज सबसे पहले डिटरमाइन होगी। उन्हें नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा या रेजिडेंट कहा जाएगा। स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, राइट, नाम तो सुना होगा आपने। वो इंडिया आए और इंडिया में हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन कभी आईपीएल खेला, कभी टेस्ट मैच खेला। पता चला 9-10 महीने तो वो इंडिया में ही रहकर गए। अब वो सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन 9-10 महीने वो इंडिया में समय बिताया उन्होंने। तो वो इंडिया के रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, ये कंप्यूटेशन का जरिया रहेगा, कंप्यूटेशन का पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी पर्सनालिटी आपकी इंडिया के लिए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ये कंप्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेज जो आपने स्पेसिफिक ईयर में इंडिया में बिताए हैं। वो कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सेकंड चैप्टर जब हमारा स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद अगले स्टेप में देखो, वो सिंपल सी चीज जो मैंने आपको बताई है, जो आपके सारे के सारे हेड्स हैं उनको जोड़ दो, दैट्स इट। आपकी इनकम आ गई, आपकी आ गई, यस ऑब्वियसली। थर्ड स्टेप की जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अपने सेवरल हेड्स की इनकम को कंप्यूट करिए और उन सबको जोड़ दीजिए सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के बाद। ठीक है, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इसको फिलहाल दोस्तों अभी अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अभी कंप्यूटेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद जो चीज मैंने आपको बताई थी अभी, दैट कम्स टू द डिडक्शन। ओके, वेरियस स्कीम्स हैं 80C से लेकर 80U तक। मैंने बोला ना 80C ऑनवर्ड्स, बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, हमारा चैप्टर रहेगा पूरा का पूरा। तो आपने अपना पैसा किस किस वेरियस स्कीम्स में लगाया जिससे आपको टैक्स बचाने का मौका मिला, हमें बताइए। हम उसे जीटीआई में से माइनस कर देंगे और फिफ्थ स्टेप पर आ जाएंगे, आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली जाएगी, जिस पर अब हम टैक्स लगाने वाले हैं। टैक्स लगाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज, अरे हाँ, 288A, 288A, जिसमें हम अपनी इनकम को राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट 10 रुपीज। मतलब अगर किसी की इनकम मान लीजिए 5,26,728 रुपए है, तो इसको 30 कर दिया जाएगा, इसको 30 कर दिया जाएगा, 30 कर दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि सरकार क्या नाम है 1-1 रुपए का हिसाब लेके चल रही है, तो उसको 30 कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए होता आपका 24 रुपए होता, 24 होता, ठीक है, मान लीजिए 24 होता, तो उसको 720 कर दिया जाता। एक छोटी सी कैलकुलेशन जो है, छोटी सी, अपने आप ही, मतलब आपको क्या करनी पड़ती है, आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही कर देता है। ओके, ठीक है, अच्छा भाई, आपने इनकम निकाल लिया, आपने इनकम का राउंड ऑफ कर दिया। अब आप आएंगे और जो भी स्पेसिफिक टैक्स है, जो भी उसके रेट्स डिटरमाइन हुए हैं, उन्हें अप्लाई कर देंगे। यस ऑब्वियसली, इसी चीज को लेकर हमारा आज का जो मेन कंटेंट है हम पढ़ेंगे। ये तो पूरा स्टेप्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कैसे होगी वो अभी हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, और उसमें अमेंडमेंट क्या हुई है वो भी डिस्कशन का मैटर हमारा रहेगा, स्पेशली फॉर द केस ऑफ सरचार्ज। जो अमेंडमेंट हमारी हुई है सरचार्ज को लेकर हुई है, क्या वो डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। टैक्स के बाद आपको गवर्नमेंट ने क्या आपको कुछ रिबेट दिया है, ये पता लगाओ, छूट दी है टैक्स में, ये पता लगाओ, या आपके ऊपर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है। ये मेन पर्पस रहेगा हमारी आज की क्लास का, सरचार्ज में क्या अमेंडमेंट है और किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। ओके, खैर, इन दोनों को करने के बाद फाइनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का और टैक्स में जोड़ा जाता है। उसे जोड़ने के बाद हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, जिसमें भी हम वो 10 रुपए वाली एडजस्टमेंट करते हैं। गॉट द पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं किस तरीके से टैक्स कंप्यूटेशन होगी। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एज पर द स्लैब रेट, एज पर द टैक्स रेट्स।
तो दोस्तों हमारे अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए अगर आप एक सीए के विद्यार्थी हैं तो मई अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट आपका होगा, और ऑब्वियसली अगर सीएम में है तो जून और दिसंबर का होगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर एग्जाम आगे पीछे होते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है। एंड सिमिलरली सीएस का भी जून और दिसंबर के अकॉर्डिंगली ही होगा। खैर आगे अगर हम ध्यान दें हमारे लिए जो इन रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए जो एप्लीकेबल रेट है वो असेसमेंट ईयर 23-24 के होने वाले हैं। मतलब आपका ये, हालांकि हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, आपका जो भी कुछ स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर होगा, जिस ईयर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 22-23 होगा। एंड ऑब्वियसली जो असेसमेंट ईयर है, इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग डेफिनेटली आपको मालूम होगी, वो हमारा 23-24 रहेगा। प्रीवियस ईयर जिस ईयर की इनकम की कंप्यूटेशन की आप बात कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर जिस ईयर में टैक्स लग रहा है। ओके, तो क्या टैक्स रेट्स है, आइए डिस्कस करें। देखो, सबसे पहला हर स्लैब रेट का, हर पैटर्न का यही रहता है कि पहले इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इनका स्लैब रेट डिस्कस करते हैं, और फिर हम जो कंपनीज हैं हमारी, जो पार्टनरशिप्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला पार्ट हमारा डिस्कस होगा टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, अरे अरे अरे, टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लाइक बैंक्स एंड ऑल, जो भी आपके होते हैं। ओके, नॉट बैंक्स को तो बेसिकली रजिस्टर्ड हो जाते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जैसे स्कूल्स हैं, जैसे आपके स्पेसिफिक चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हैं, जो मंदिर मस्जिद वगैरह हैं, ये सब इसके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर आ जाते हैं। ओके, इन केस ऑफ सीनियर, इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ अदर केसेस, ये तीन रेट एप्लीकेबल थे, तीन स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं। ओके, कैसे कंप्यूट करना है, आइए शुरू करें। हम अपना जो मेन रेफरेंस या फोकस रखेंगे वो इंडिविजुअल के प्रति रखेंगे। एग्जाम में यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन इंडिविजुअल की एसेसिबिलिटी से पूछे जाते हैं, तो उसको बेस मानकर दोस्तों हम अपनी कंप्यूटेशन जो है कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए मैं इन तीन टेबल्स को जो मैंने आपको बताई पहले अलग से अपने तरीके समझाता हूं, फिर हम वापस से नोट्स पर आएंगे। तो दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं कि पूछे कि भाई टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा, टैक्स आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इंडिविजुअल के रेफरेंस में एक दोस्त आपके पास आया कि भाई 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 मेरा जो टैक्स रेट है वो जरा कैलकुलेट कर दे एक बारी। मैंने कर देते हैं, अपनी इनकम बता। ओके, तो उसने इनकम बताई आपको कि भाई मेरी इनकम पिछले साल जो थी, मैं कंपनी में काम करता था, और मेरे पूरे ईयर की इनकम 12,35,000 थी, 12,35,000 थी। ओके, इसमें अलग अलग तरह की इनकम होती है, कैपिटल गेन वगैरह, पीजीबीपी, सैलरी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल सैलरीड इनकम के हिसाब से करेंगे, क्योंकि कुछ इनकम पर एक स्पेशल रेट लगता है। लेकिन स्पेशल रेट को मैं अभी दोस्तों यहां पर एप्लीकेबल करके आपकी टैक्स असेसमेंट को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो अभी उसको साइड रखेंगे। जब हम कैपिटल गेन कवर कर लेंगे, जब हम अपना अदर सोर्सेज कवर कर लेंगे, लॉटरी इनकम को कैसे टैक्स लगाया जाता है वो कवर कर लेंगे, तब हम एक बार वापस से कंप्यूटेशन पर आएंगे। ये चैप्टर अक्सर हम 2 बार करते हैं, सिलेबस शुरू होने से पहले और सिलेबस के बाद भी। ठीक है, खैर, तो उसकी सैलरी इनकम मान लेते हैं 12,35,000 रुपए की है। उसने आपको बोला कि भाई मेरा टैक्स कैलकुलेट करके बता। आपने कहा ठीक है, लगा देते हैं। तू कौन है भाई, तू कौन है? उसने बोला मैं तेरा दोस्त। अरे तू मेरा दोस्त तो है, पर तू इंडिविजुअल है ना, तू इंडिविजुअल है, तू अभी एक प्राणी है, एक ह्यूमन बीइंग है। उसने कहा बात तो सही है, कोई बहुत नई बात बताई है ना। अच्छा, तेरी एज क्या है? अरे भाई तेरा दोस्त हूं तो तेरे जितनी एज का हुआ ना, 22। ओके ठीक है, मतलब तू स्पेशल बंदा नहीं है। स्पेशल बंदा, अरे मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। हाँ फिर ठीक है, अब टैक्स कैलकुलेट करो। दोस्तों, जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा आपके दोस्त पर वो कुछ इस प्रकार है। गवर्नमेंट कहती है कि अप टू 2.5 लाख रुपए, अप टू 2,50,000 टैक्स रेट विल बी निल। टैक्स रेट रहेगा निल, कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। ओके मतलब अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो वो टैक्स के दबाव से दूर रखा गया है, साइड रखा गया है। उसके बाद अगर उसकी इनकम 2 लाख से ज्यादा है, 2,50,001 रुपए से ज्यादा है,
और 5 लाख रुपए तक है तो उसका टैक्स रेट बनेगा 5%। इनकम इनकम अबव 2,50,000, इनकम अबव 2,50,000, राइट। मतलब 2.5 लाख वाला पोर्शन तो उसका माफ है, 2.5 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पर 5 लाख तक 5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर दोस्तों बुक्स में आप कहीं पर भी चेक करेंगे रिकॉर्ड्स वगैरह, तो स्लैब रेट यही लिखा रहता है 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए। मैं इसको और प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से लिखना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। लिखा यही है, ठीक है कंसेप्ट, लेकिन ये जो 2,50,001 रुपीज है ये वास्तव में 2,50,010 यानी कि 10 रुपए होना चाहिए, ठीक है, 10 रुपए होना चाहिए। सर बीच का वो 1 से 9 रुपए तक कहां गया? अरे दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि आपको टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना पड़ता है। एज पर सेक्शन 288A के तहत आपको सेक्शन को आपको इनकम को राउंड ऑफ करना पड़ता है टू द नियरेस्ट 10 रुपीज। तो अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम मान लीजिए ये आई 3 रुपए आई, 2,50,000 3 रुपए, तो ऑब्वियसली आप इसको राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट 10, तो ये ऑटोमेटिकली 2.5 लाख हो जाएगा और 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता, राइट। और देखा जाए अगर मान लीजिए इनकम होती 7 रुपए, 2,50,007 रुपीज, तो आप इसको राउंड ऑफ करके अगले 10 रुपए पर ले जाते। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर ये एंड वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कायदे से एक्चुअल में ये स्लैब रेट 10 रुपए से शुरू होता है ठीक है। तो 2,50,000 10 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए, क्लियर। बट ठीक है, आपको अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे भी लिखकर चल रहे हैं, इस लॉजिक को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही जब वो आपका राउंड ऑफ हो जाना है तो स्लैब रेट आप पकड़ लोगे कहां से लगेगा। खैर अच्छा भाई, मेरा टैक्स कैलकुलेट कर, तो एक्सप्लेन बहुत कर रहा है, मेरा टैक्स नहीं बता रहा, दोस्त आपका कर रहा है। अरे कर रहा हूं भाई कर रहा हूं, देखो ध्यान दो। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट कहती है कि 5,01,000 से, इसको 10 रुपए फिर उसी तरीके से 10 रुपए भी लिख सकते हो, से लेकर 10 लाख रुपए तक 10 लाख तक 20% का टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स लगेगा। इनकम इनकम अबव इनकम अबव 5 लाख, ठीक है। मतलब अब आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, टैक्स लगने के मामले में दो टुकड़े हो जाएंगे। एक उसका वो हिस्सा जो 2.5 से 5 लाख तक था उस पर 5%, और जो 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक उस पर 20%, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी देता हूं। और अगर 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो उस पर 30% इनकम अबव 10 लाख। ओके चलिए, ये स्लैब रेट है, दैट्स द स्लैब रेट, ओके राइट, ओके। सर इस पर कंप्यूटेशन कैसे होगी, टैक्स कैसे लगेगा? आओ देखो ना, दोस्त ने बताया 12,35,000 रुपए, 12,50,000 रुपीज। इसको मैं दोस्तों थोड़ा छोटा कर रहा हूं और यहां पे अपना एरिया बढ़ा रहा हूं, ठीक है। दोस्तों आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? 2,35,000 आपके दोस्त ने इनकम बताई, आपने बोला भाई तेरी जो इनकम है 12,35,000 कौन से स्टेप पे जा रही है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये तो 4 पे जा रही है भाई, तू 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है। चार स्टेप है स्लैब में और तेरी चौथे स्टेप पे जा रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप इमीडिएटली अपने दोस्त की इनकम के 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4, अप टू रुपीज 2,50,000। ये पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा है ये सेकंड वाला, 2.5 लाख से लेकर 2,50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज, ये अगला पोर्शन हुआ। उससे अगला पोर्शन हुआ 5 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज, एम आई राइट? और तीसरा हुआ ओवर 10 लाख। तो ओवर 10 लाख कितना है? 2,35,000, ठीक है। जो ओवर है आपने वो लिखा।
भाई तेरी इनकम, मेरे दोस्त तेरी इनकम जो 12,35,000 रुपए की थी, स्लैब रेट के हिसाब से उसके चार टुकड़े हो गए हैं। पहला 2.5 लाख वाला, दूसरा 2.5 से 5 लाख वाला, फिर 5 से 10 वाला, और फिर जो बच गया 2,35,000 रुपए, 2,35,000। ओके, अब इस पे टैक्स तो लगा। अरे बिल्कुल, ये देख टैक्स लगा देते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो तेरा है नील, तो तेरा टैक्स बना जीरो। कोई टैक्स नहीं बना, जीरो। सरकार ने माफ करा तेरा पहले 2.5 लाख, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आगे बताओ भाई मेरे, इस पर 5% का टैक्स रेट है। मतलब जो तेरी 2.5 से 5 लाख तक की इनकम है, यानी कि 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000 से 5 लाख, इट इज 2,50,000। तो 2,50,000 का 5% टैक्स दे दे, जो बनता है 12,500। ओके मेरे दोस्त, अब जो हिस्सा 5 लाख से 10 लाख तक जा रहा है वो है 20%। 20% ऑफ दैट पोर्शन, फिर 5 लाख से 10 लाख कितना हुआ सर? ये भी 5 लाख ही हुआ। तो 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख रुपीस। कितना? 1 लाख रुपीस। और फाइनली मेरे भाई, जो बच गया है, जो हिस्सा 10 लाख से अबव है, उस पर 30% आपको निकालना होगा। 2,35,000 का 30% अमाउंट, तो ये मेरे ख्याल से 70,500 होता है। मैं निकाल लेता हूं, कभी फिर हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए। 70,500 रुपीज। ओके दोस्तों, सो दैट्स द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। यहां पर अब मैं इन सब को टोटल कर रहा हूं। ये दोस्तों मैंने टोटल करा, तो मेरा जो अमाउंट आ रहा है 1,70,000, 1,82,000, ये मेरा 1,83,000 का टैक्स आ रहा है। मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्यूरेटली एग्जैक्ट अमाउंट आपका बना है हर जगह। ये क्लियर हो गया? डन हो गया। सर क्या ये टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ दोस्तों, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कुछ कंसेप्ट सरचार्ज वगैरह के होते हैं, लेकिन वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा केस एप्लीकेबल होगा, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% है। ठीक है, टैक्स तो ही कैलकुलेट हुआ, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, सेस क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स, है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स। ये 4% इसी का निकाल दो। 1,83,000 का, अरे सॉरी, 1,83,000 का जो टैक्स आया है, मैं उसी का 4% निकाल रहा हूं। तो ये मेरा आ रहा है 7,320 ये अमाउंट आ रहा है। क्लियर? और इसको इसमें जोड़ देंगे। हाँ, मैंने एक चीज दोस्तों जल्दी बता दी आपको, राउंड ऑफ अब करेंगे आप, इसको आप जोड़ देंगे, दोनों को आप जोड़ देंगे, तो ये 190,320 आ रहा है। तो हालांकि ये भी 10 के मल्टीपल में आ रहा, तो इसको भी राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। राउंड ऑफ इसको करा जाता है, ठीक है, पूरा कंप्यूटेशन करने के बाद इसको नहीं करा जाता, इसको करा जाता है। क्लियर? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ये अमाउंट एडिशनल ले रही है कि ये कंट्री के हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज पर ही खर्च करा जाएगा। एक बेसिक टारगेट जो है वो है, ये अमाउंट आपका कलेक्ट करा जाता है। ओके, दैट्स द कंप्यूटेशन। अभी सरचार्ज की, रिवेट की हमने कोई बात नहीं करी है। एक और न्यूमेरिकल आपका इसका करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको जल्दी से समझाने के लिए। आपके दोस्त ने आपको इनकम बताई 9,54,360, 361 बताई है, तो सर राउंड ऑफ ही कर दो ना साथ साथ, तो 360 कर ली हमने। अच्छा सर बताइए अब इस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करें? अरे अब तो आप बताएंगे, अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा। सर 4 स्टेप हो गए, अप टू 250, 250 से 5, 5 से 10 और ओवर 10। ये 4 स्टेप हो गए हमारे इंडिविजुअल के केस में, स्पेशली जो हम पढ़ रहे हैं। यहां पर सर ये तीसरे में ही खत्म हो जा रहा है, ये ओवर 10 तो नहीं जा रहा, तीसरे में खत्म हो जा रहा है। तो अपने दोस्त की इनकम के आपने इमीडिएटली 3 हिस्से बना लिए, है ना, 3 हिस्से बना लिए। सर अप टू 2,50,000, सर ये जीरो आ रहा है। सर उसके बाद 2,50,000 से लेकर जो 5 लाख का हिस्सा, यानी कि 2.5 लाख रुपए का जो ये पैच है, इसका 5%, इसका कितना? 5%, है ना। और अगर कोई आदमी ये 5 लाख की इनकम क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका 5% हमेशा 12,05,000 ही आएगा।
12,05,000 ही आएगा। एंड फाइनली उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका, सर अब ये ओवर 5 लाख आएगा, हमें ओवर 10 तो गया ही नहीं, तो ओवर 5 लाख लेना है। तो 5 लाख से कितना ज्यादा है ये? सर 454,360 है दोस्तों। सर इसका 20% है ना। इस बार इस भाई की, इस दोस्त की इनकम कम थी, 10 लाख से पार नहीं था, तो 454,360 मल्टीप्लाई बाय 20%, इट कम्स टू, जो मेरा आ रहा है, भूल चूक लेनी देनी पर सही होगा भाई, कैलकुलेटर ने करा है, तो 90872, ठीक है, 90872 आप इसको जोड़ेंगे दोनों को, सर ये 12,500 आ रहा है। सर ये टोटल हो गया 1,03,000, 1,03,372। सर इसको राउंड ऑफ कर दे? नहीं, अभी नहीं करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है आपको, वो हमेशा लगेगा 4% के हिसाब से, हमेशा लगेगा 4% के हिसाब से। अरे मैंने इसको 0 कर दिया, 103,372 का 4%। तो ये दोस्तों मेरा आ रहा है 4134.88, तो मैं उसको 4135 लिख देता हूं। आपने इसको टोटल करा, टोटल करने के बाद टोटल भी कर दीजिए इसको साथ साथ, 103,372, तो ये आ रहा है, मैं नेट ही लिख देता हूं, ये आपका मेरा आया था 0.88, ओके। तो ये आ रहा है 107506.88। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे होंगे। इसको राउंड ऑफ करा जाएगा, इसका सेक्शन होता है 288B, है ना। जब हम इनकम राउंड ऑफ करते हैं वो 288A है, जब हम टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं, फाइनल टैक्स को, वो 288B है। इतना हमें याद रखना है। एंड यस, इसमें रुपी को इग्नोर करो, बाकी के हिसाब से राउंड ऑफ कर दो। सर ये आपका 510 की तरफ राउंड ऑफ होगा, सो दैट विल बी द टैक्स लायबिलिटी। गॉट द पॉइंट? कंप्यूटेशन क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टैक्स को। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा बस होमवर्क, चाहे तो वीडियो को पॉज करके अभी फटाफट से कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डाल दिए कि अगर मेरे दोस्त की इनकम या मेरी इनकम 16,17,934 है, तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16,17,934 अगर मेरी इनकम है, या चलो एक छोटा सा ट्विस्ट देता हूं आपको, 935, तो क्या करेंगे? ठीक है, ये आपका होमवर्क। अभी अभी चाहे तो वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व करके आप डालिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर मुझे देते हैं, और स्टेप वाइज अपनी अगर आप क्लैरिफिकेशन लिखेंगे तो बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। अब आते हैं वापस। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कहां गया हमारा स्लैब रेट? अच्छा ये रहा, ऊपर था ना। दोस्तों मैंने ये आपको सिंपल सा बढ़िया सा स्लैब रेट बताया कि सर हम 2.5 लाख तक नील कर देंगे, 2.5 लाख का फायदा, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है 5%, फिर 10 लाख तक 20, और फिर उससे ऊपर है 30। ये स्लैब रेट सर हमें समझ आ गया। इसमें एक छोटा सा बेनिफिट दोस्तों जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो है कि अगर आप सीनियर सिटीजन बन गए, भाई एज आपकी ज्यादा हो गई, और आप ऑब्वियसली आपकी इनकम स्पेसिफिक स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, तो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा बेनिफिट दिया है हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स को। देखो, नॉर्मली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये आ रही है ना, ये आ रही है कि 2.5 लाख तक लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, राइट, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो दोस्तों इस लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है, 3 लाख रुपीस। अप टू 3 लाख नील टैक्स है, और फिर 3 लाख से 3 लाख 1, या आप उसको 10 रुपए लिखना चाहें प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत अच्छी बात है। 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5% है, बाकी स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, क्लियर। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सर सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स के हैं या उससे ज्यादा हैं, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो 3 लाख रुपए तक। गॉट द पॉइंट? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर कट है। आगे, लेकिन अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, अब सर ये सुपर सीनियर सिटीजन क्या होते हैं? उड़ने वाले, काइंड ऑफ उड़ने का समय कह सकते हैं आप, जो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हैं। गॉट द पॉइंट? जो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हैं दोस्तों, उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है।
तो तीन कैटेगरी हो गई, नॉर्मल वाले, एक आपका सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन। सर नॉर्मल वालों की 2.5 लाख, सुपर सीनियर को थोड़ा बेनिफिट दे दिया 3 लाख, इनका क्या करेंगे दोस्तों? इनके में मजेदार चीज है। मजेदार चीज क्या है? ये वाला हटा दिया, ये वाला भी हटा दिया, ये वाला भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। देखो बोला गया है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कि अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख नील, इनको 5 लाख तक माफी दे दी है। बिल्कुल इनका सीधा टैक्स स्टार्ट होगा 5 लाख से, वही 20% 30% के हिसाब से, लेकिन 5 लाख तक इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि बहुत कम लोग 80 वर्ष से ऊपर हैं, बहुत गिनी चुनी पॉपुलेशन होगी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है 5-10 हजार ही टोटल इंडिया में अगर होंगे, में गैस वर्क है, हो सकता है से ज्यादा भी हो, बट बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों की है। क्लियर? तो ये 3 रेट हैं। इसमें एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है वो ये, आइए दोबारा से रिपीट करें। सर नॉर्मल 2.5 लाख तक बिल्कुल ठीक है, बाकी हमें मालूम है रेट। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट, बेसिक एग्जामिशन लिमिट की लिमिट 3 लाख कर दी गई है, बेनिफिट दिया है। और सुपर सीनियर के केस में ये हमारी 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। क्लियर? और 5 लाख के बाद फिर नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं। देखो 2.5 लाख नॉर्मल हो गई, यहां पे लिमिट बढ़ाई, यहां पे लिमिट बढ़ाई, इन दो केस में बेनिफिट दिया। बेनिफिट दिया ना, याद रखिएगा ये जो बेनिफिट है सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, ये सिर्फ रेजिडेंट को दिया गया है। इट इज अवेलेबल फॉर रेजिडेंट ओनली, ये सिर्फ रेजिडेंट को दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है। क्लियर? कहने का मतलब अगर कोई मिस्टर विलियम है, ठीक है, मैं एक ऐसे ही रैंडम नेम ले रहा हूं, और ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, ये यूके के रेजिडेंट है, ये यूके के रेजिडेंट है, यूके के रेजिडेंट है, लेकिन इंडिया आए हुए थे, इन्होंने इनकम जनरेट करी 4 लाख रुपए की। ठीक है, ऐसे होता है, इनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, है ना? मतलब कोई देख लो ना, कोई 60 साल से ऊपर का तो खैर क्रिकेट में प्लेयर नहीं मिल सकता, बट काइंड ऑफ मान लीजिए कोई भी अपना कोई क्या नाम है, एंटरटेनर है, कोई राइटर है, वो इंडिया आया, यहां पर उन्होंने लेक्चर्स वगैरह लिए, प्रेजेंटेशंस दी, 4 लाख रुपए की इनकम हुई उनकी। सर 4 लाख रुपए, ये तो इनकी एज है मान लीजिए 82 ईयर्स, सुपर सीनियर सिटीजन, सर इनकी तो माफ हो गई इनकम, है ना? माफ हो गई ना? बिल्कुल नहीं। 2.5 लाख के हिसाब से, 3 लाख भी नहीं, 2.5 लाख के हिसाब से स्लैब रेट लगेगा। वो जो लिमिट बढ़ाई गई है वो सिर्फ जो इंडियन रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट है इंडिया के, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। गॉट द पॉइंट? सो दैट्स द स्ट्रक्चर फॉर द टैक्स रेट। आइए दोस्तों वापस चलें अपने नोट्स पर, तो वही देखिए, वही प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक तरीके से आपको यहां पर दी गई है कि मैं सबसे पहले ये वाला बताता हूं, ठीक है? ये वाला इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल मतलब वही जो आपके क्या नाम है 60 साल से कम है, HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बाकी सबके लिए वही रेट है। देखो आपका बिल्कुल 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% देना पड़ेगा, जितनी भी ज्यादा होगी। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 12,500 रुपए प्लस 20%, तो 12,500 कौन हुआ? ये हुआ, वो ऊपर वाले का हुआ। 2.5 लाख से 5 लाख 12.5% तो लगेगा ही लगेगा ना, 12,500, सॉरी माफ कीजिएगा, 12,500 तो लगेगा ही लगेगा ना। और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% का स्लैब रेट, हाँ, स्टार्टिंग से 12,500, और 5 लाख से 10 लाख तक का 20%, यानी कि 1 लाख, 1,12 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, खैर ये एक स्लैब रेट हो गया। आप ये याद ना रख के, जिस तरीके से मैंने टुकड़े करना बताया, 4 स्टेप में 3 स्टेप के हिसाब से टुकड़े कर लो, एक्यूरेट वही नंबर आने वाला है। राइट? ये नॉर्मल टैक्स रेट हो गए। यस ऑब्वियसली अगर हम देखें तो यहां पर अगर मैं रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं तो 5 लाख देख सकते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के हिसाब से। सीनियर के केस में ये लिमिट 3 लाख है, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ हमारी रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, जो सिर्फ, अरे ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा है, जो सिर्फ रेजिडेंट है। ओके जी, डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं। एक इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन कब कहा जाएगा? सीनियर सिटीजन कब कहा जाएगा? मान लीजिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2022-23 के लिए, ठीक है ना, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ये एक छोटा सा पॉइंट मैं दोस्तों आपको बता दूं, किसी का जन्म हुआ 1 अप्रैल
1963 को, हाँ सही है, एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 1960, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये DOB है। तो ये क्या इस ईयर में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे? सर इनका जो 60th बर्थडे है, 60th बर्थडे है सर, वो आएगा इस डेट के हिसाब से 1 अप्रैल 19 नहीं 2023 को 60 साल पूरे हो जाएंगे, है ना सर। ये वाली डेट तो ईयर हमें डिवाइड करना आता है सर। ये 23 24 में आएगी एज, एक दिन से रह गया, एक दिन से रह गया, 23 24 में आएगी ये सही में, ये इस ईयर में नहीं आ रही, इस प्रीवियस ईयर में नहीं आ रही। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ध्यान दो। जब आप अपना बर्थडे मनाते हो, ठीक है, मान लीजिए आज आपका बर्थडे है और आपने बोला कि सर आज हम 20 साल के हो गए। 20 साल के हो गए का मतलब क्या है? आपने 20 इयर्स कंप्लीट कर लिए या आप 21st ईयर में एंट्री ले रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, राइट। जब आपने अपना बर्थडे मनाया, आज आपका बर्थडे है, आज हम केक कटिंग पार्टी वार्टी दे रहे हो, आपने मुझे भी बुलाया है, पता नहीं बुलाया नहीं बुलाया, बट आज आपका बर्थडे है, क्लियर। आप केक काट रहे हो, आपने बोला, अब कोई पूछे कितने साल के हो गए, तो आपने बोला सर 20 साल के हो गए। 20 साल के हो गए हो या 21वीं साल की स्टार्टिंग कर दी है, सर दोनों कंसेप्ट एक ही तो है? नहीं है, एक दिन का फर्क है। जब हम दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी, 1 जनवरी से साल शुरू होता है, खत्म कब होता है? खत्म वो अगले साल की 1 जनवरी को नहीं होगा, वो 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है। 31 दिसंबर को एक साल कंप्लीट हो चुका है, अगला दिन अगले ईयर की शुरुआत है। तो जब आप अपना बर्थडे मना रहे होंगे ना इस डेट पर, उस टाइम पर आप अपने 60 साल कंप्लीट कर चुके हो। कब? उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले आप 60 साल कंप्लीट कर चुके हो 1 अप्रैल को, तो आपका 61st ईयर शुरू हो रहा है। तो डेट एक दिन पहले की देखी जाएगी और ये 22-23 है। और अगर आप एक दिन के लिए भी सीनियर सिटीजन बनते हो ना, ऐसा नहीं होगा कि हम 364 डेज की इनकम अलग कैलकुलेट करेंगे, एक दिन की अलग करेंगे ना। एक दिन भी अगर आप सीनियर सिटीजन कहलाए तो आप उस पूरे ईयर के लिए सीनियर सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। जो भी इनकी इनकम रही होगी, मान लीजिए मैं कह रहा हूं 6,90,000 रही, ये 60 ईयर कंप्लीट करा बिल्कुल लास्ट डेट पर, कोई बात नहीं, इनको सीनियर सिटीजन के हिसाब से कैलकुलेशन मिलेगी, इन्हें 2.5 लाख नहीं 3 लाख रुपए तक की इनकम इनकी एग्जेम्प्ट होगी। गॉट द पॉइंट? सो आई थिंक यहां पे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अभी तक हमने जो भी करे, हमने सिंपल स्लैब रेट देखे 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ये दोनों जो हैं ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। और हमने यहां पर देखा कि 60 ईयर या 80 ईयर कोई भी एज कैसे क्लासीफाई होगी। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे वाले कंटेंट पर बढ़ते हैं। अगले वाला कंटेंट दोस्तों हमारे सामने आ गया है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर ये क्या कंसेप्ट है? रिबेट अंडर 87A में सबसे पहले तो सेम वही याद रखिएगा, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल अपने, रिबेट है फायदा है, तो अपने कंट्री के रेजिडेंट को ही फायदा देंगे, सबको नहीं देंगे, पहली चीज तो रेजिडेंट इंडिविजुअल। दूसरा ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, हम अपने 22-23 के इनकम के लिए पढ़ रहे हैं। 23-24 हमारा असेसमेंट ईयर है, बजट अभी आने वाला है इस वीडियो के जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे कुछ समय बाद अगला बजट आएगा, जो हमारा 23-24 तो हो चुका ना, उससे अगले 24-25 के असेसमेंट ईयर के हिसाब से होगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में इसको लेकर कुछ होगा। ये शायद रिबेट अंडर 47A पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। देखो अगर सरकार ने चाहा, बेनिफिट दिया, बेनिफिट है एक तरह से, ये वो कैसे अभी एनालाइज करेंगे हम बाद में, हो सका तो पोस्ट बजट हम एक सेशन इस पे रखेंगे अगर ऐसा हुआ तो। खैर लेकिन आपके एग्जाम के लिए कोई चेंज नहीं होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपके लिए यही आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जो हमारा स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर है, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो। ओके नाउ ये है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए। ये आपका कंसेप्ट है दोस्तों उन लोगों के लिए, उन असेसीज के लिए, उन इंडिविजुअल रेजिडेंट असेसीज के लिए जिनकी इनकम 5 लाख तक है।
जिनकी इनकम 5 लाख तक है, इनको अपने टैक्स में रिबेट मिलेगी, इनको अपने टैक्स में रिबेट मिलेगी, इनको अपने टैक्स में छूट मिलेगी। कितने की सर? अप टू ₹12,500। अगर किसी दोस्त की इनकम, अगर आपके दोस्त की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको उसके टैक्स में 12,500 रुपए तक की छूट मिलेगी। ओके, मतलब कैसे? आइए दोस्तों 3 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। आपके दोस्त की इनकम 4,60,000 रुपीज। ओके, एक एग्जाम्पल ये क्लियर। आपके दोस्त की इनकम 5,20,000 रुपए। ओके, और आपके दोस्त की इनकम एग्जैक्ट 5 लाख रुपए। देखो तीनों में कंसेप्ट रिबेट का बिल्कुल क्लियर होगा, छोटी छोटी बातें वो हमें ध्यान रखनी है। एक केस और बनेगा, लेकिन पहले इन तीन केसेस पर हम फोकस करेंगे। 12,500 तक का टैक्स रिबेट, छूट, कंसेशन दिया जाता है। ये क्या है ध्यान दीजिए। चलो 4,60,000 पर जरा टैक्स कैलकुलेट करो। आपको पूरा टैक्स रेट मालूम है, नॉर्मल इंडिविजुअल मान के चलना है 2.5 लाख के हिसाब से। तो सर ये तो दूसरे स्टेप में ही खत्म हो गया। तो अप टू 2.5 लाख, अप टू 250 के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, सर ये जीरो हो जाता है। और उसके बाद जो 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, यानी कि ये तो 2,10,000 है ना, 2,10,000। सर इसका 5% निकाल दीजिए तो 4,200 रुपए आ रहा है। नहीं 4,200 रुपए नहीं, 42,000 नहीं, कितना आ रहा है देखो, तो कर ही लेते हैं ना, 2,10,000 रुपए। अरे 10,500 आएगा शायद, हाँ 10,500 आ रहा है। तो सर इसकी दोस्त की टैक्स लायबिलिटी 10,500 आई। हाँ जी सर, सर ये 5 लाख से कम है, ये तो 5 लाख से कम है, इसको रिबेट मिल जाएगी? हाँ सर मिल जाएगी। तो 87A ये रिबेट का सेक्शन है, इसको मिल जाएगी। कितने की सर? 12,500 नहीं, 12,500 तक मिलेगी। तो जितना टैक्स बन रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो ये नील, इसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी। 10,500 का टैक्स सरकार को देना बनता था, बट वो रिबेट में आ गया और रिबेट इसकी मिल गई। ठीक है, अच्छा सर 520 की बात करें। सर ये तीसरे स्टेप में चला गया, ये तीसरे स्टेप में चला गया। तो अप टू 250 तो सर जीरो हो गया। फिर 250 से लेकर 5 लाख तक, मैं 3 जीरो हटा दिया, आप समझ जाएंगे। सर वो फिक्स है हमारा 5%, 12,500 आएगा, 12,500 आएगा, मालूम है ये। और फिर जो उससे ऊपर का अमाउंट है यानी कि 20,000 रुपए, उस पर हम 20% लगा देंगे, जो कि 40,000 रुपए नहीं, 40,000 नहीं, 4,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, कितना आ गया? 4,000 रुपए। ये टोटल कर दिया तो 16,500 ये टैक्स है। उसके बाद फिर इसमें सेस ऐड हो जाएगा, जो भी है। कहने का मतलब इसको कोई भी 87A नहीं मिला, ये रिबेट नहीं मिला। आप ये कंफ्यूज मत करिएगा, आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि 12,500 का जो आपका रिबेट है वो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम है तो भूल जाओ 87A नाम की कोई चीज है। ये सिर्फ उन्हीं के 2.5 लाख तक तो माफ कर ही दिया था। अगर कोई 5 लाख से भी कम कमा रहा है तो उसको रिबेट मिलेगा 87A का। तो दोस्तों समझिएगा, एज एन टैक्स एनालिस्ट, एक इनडायरेक्ट वे में आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना, क्योंकि 87A की रिबेट मिल जाएगी, चांसेस पूरे हैं। लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर इनकम हो गई तो रिबेट का प्रोविजन समाप्त हो जाएगा, फिर नॉर्मल तरीके से आपको टैक्स देना होगा। इसमें एक एग्जांपल में इंटरेस्टिंग सा भी और बताऊंगा आपको। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। सर 5 लाख रुपए तक, सर 5 लाख रुपए तो एग्जैक्टली सेकंड स्टेप पे खत्म हो रहा है, एग्जैक्टली सेकंड स्टेप पे खत्म हो रहा है। तो सर अप टू 2,50,000 तो जीरो हो गया। और उसके बाद वही 250 से 5 लाख तक एग्जैक्टली 12,500 आया। हाँ जी सर बिल्कुल। तो इसको रिबेट दे देते हैं 87A की 12,500।
तो नील हो गया, है ना। वही 5 लाख रुपए तक माफ हो रहा है, 5 लाख रुपए तक सारा टैक्स माफ हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज 87, ये रिबेट कैलकुलेशन समझ आ गई, रिबेट कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। दो चीजें, दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें आने वाले जो बताने वाला हूं मैं आपको, वो क्या है ध्यान देंगे। सर द लैंग्वेजेस आओ उस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, रिबेट पर आते हैं। द लैंग्वेजेस ये कह रही है, लैंग्वेज ये कह रही है कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर वो एग्जांपल हमने देख लिया। क्वांटम ऑफ रिबेट, कितना रिबेट मिलेगा, दैट इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग। सर लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब सारा का सारा टैक्स माफ हो जाएगा, सारा का सारा टैक्स माफ हो जाएगा, या फिर 12,500 रुपए तक, है ना। सर मतलब अगर किसी का टैक्स निकल कर आया मान लीजिए 16,000 रुपए, तो उसकी रिबेट 12,500 बनेगी और 3,500 रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट सर ये चीज मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है, ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। क्या समझ नहीं आ रहा? सर मैंने अभी कैलकुलेशन करी आपके साथ, मैंने अभी 5 लाख रुपए की कैलकुलेशन करी, 5 लाख का जो टैक्स है वो 12,500 रुपए आ रहा था, तो ये हायर टैक्स रेट की कैलकुलेशन लिखने की जरूरत ही क्या थी, सीधा बोल देते 12,500, है ना। मतलब देखो 5 लाख तक 12,500 का ही टैक्स आना है, राइट। 5 लाख से ऊपर आपने मना कर दिया कि रिबेट नहीं देनी, तो इस लैंग्वेज की जरूरत ही क्या पड़ी, आपका सारा का सारा टैक्स माफ हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी। आप सीधा इतना लिख देते अप टू 12,500, ये लिख देते ना, अप टू 12,500 रुपए, ये कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी। नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिएगा। आपके दोस्त की इनकम, आपके दोस्त की इनकम 4,80,000 रुपीज, कितना, 4,80,000 रुपीज। अब 4,80,000 रुपीज सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन हो गई, सर टैक्स हम निकाल लेंगे वटेवर जो भी हो, पर फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख रुपए तक तो वैसे ही माफ है, तो नील हो जाना है, ठीक है। 12,500 रुपए माफ हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 से 5 12,500 होता है। तो बात आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है, आपका दोस्त जॉब करता है और उसकी सैलरी है 3,60,000। तो सर ये 1,20,000 कहां से कमाया? दोस्त ये कमाया LTCG से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ये जो कैपिटल गेन वाला चैप्टर है वो आ गया। अगर आप अपनी कोई एसेट बेचते हैं, अब कैपिटल एसेट बेचते हैं जैसे जमीन, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, अगर इस तरह की कोई भी चीज बेचते हैं और उससे आपको इनकम होती है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। आपके दोस्त ने यहां पे जो गेन है वो कैलकुलेट करा 1,20,000 का LTCG, इसके सेक्शन में मैं डीप में नहीं जा रहा हूं। दोस्तों होता क्या है, सैलरी ठीक है, नॉर्मल इनकम है, लेकिन LTCG के लिए ना एक स्पेशल रेट है। क्या है? एक स्पेशल रेट है, वो है 20%, मतलब 20% का टैक्स लगेगा, सीधा सीधा 20% का टैक्स लगेगा। अब आप जब 3,60,000 पे कैलकुलेट करोगे अपनी टैक्स लायबिलिटी, सर 2.5 लाख माफ हो गया, 1,10,000 बचा, उसका 5%, राइट, उसका 5%। सर ये हो जाता है 550 रुपए मात्र, 550 या एक और जीरो, सॉरी माफ कीजिएगा, एक और जीरो, 550, 5,500 रुपए, 5,500। और क्योंकि आपने बोला है कि स्पेशल रेट है LTCG के लिए, तो 1,20,000 का 20% दोस्तों 24,000 रुपए आ रहा है। और यहां पर इस केस में जो टोटल आपकी लायबिलिटी है वो 29,500 की हो गई। ये रीजन है कि 12,500 रुपए तक का जो टैक्स है वो माफ किया गया है। आप नॉर्मल इनकम जनरेट कर रहे हो, आपका
टैक्स 12,500 रुपए का 5 लाख रुपए तक की पूरी इनकम माफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुछ स्पेशल इनकम्स हैं, स्पेशल इनकम्स की बहुत कैटेगरी है, शेयर्स की इनकम, शॉर्ट टर्म शेयर्स की इनकम, बहुत एलटीसीजी, बहुत अलग अलग, वो आप डेप्थ में जब आप चैप्टर पे जाएंगे तब पढ़ेंगे। क्लियर? 29 तो उस पर स्पेशल रेट है, और स्पेशल रेट लगने के बाद टैक्स लायबिलिटी थोड़ी जल्दी से बढ़ती है। तो इस केस में भाई की इनकम 480 से कम ही है, क्या रिबेट मिलेगा? हाँ मेरे दोस्त मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसमें आप 12,500 रुपए ही, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी ये है और 12,500 ये है, दोनों में से लोअर का ही मिलेगा 12,500 रुपए। खत्म होगी बात, खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो जो बचा ऑब्वियसली 17,000 ये टैक्स लायबिलिटी होगी, और इस पर वही हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड होगा और हम टैक्स भरेंगे। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ रिबेट। गॉट इट दोस्तों? समझ आ गया? ये पॉइंट हमने देखा। अच्छा, एक दोस्त की इनकम, आपके एक दोस्त की इनकम 5 लाख रुपए, ठीक है? कितनी? 5 लाख रुपए। और आपके एक दोस्त की इनकम 5,100,000 रुपए। है ना इंटरेस्टिंग? भाई जो भी था, जोड़ा वोड़ा सब इंटरेस्ट वगैरह, एक की 5 लाख, एक की 5,10,000। 5 लाख पर कितना टैक्स? नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं सर, निल, निल। और जरा 5,10,000 पर निकालना, 5,100,000 रुपए पर निकालना टैक्स लायबिलिटी। नॉर्मल स्लैब लगेगा, 87A लगेगी नहीं। आपने लगाया, मुझे पता है कैलकुलेशन, 12,520 रुपए आएगा। 12,520 रुपए कैलकुलेट करिएगा सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। 5 लाख से इनकम 100 रुपए बढ़ी है, 5 लाख से इनकम 100 रुपए बढ़ी है, मात्र 100 रुपए, और टैक्स बढ़ गया 12,000 से इमीडिएटली। एक झटका सा आएगा, छोटा सा। इसी चीज को टैक्स प्लानिंग का नाम दिया जाता है। जब भी आप कंसल्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों को या वगैरह वगैरह किसी को भी, तो उन्हें इसी तरीके से कंसल्ट करें। उन्हें कोई स्कीम बताएं, उन्हें कुछ बेनिफिट बताएं कि वो अपनी इनकम को कैसे ना कैसे, अगर वो 5 लाख के आसपास डोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 15 लाख की इनकम है और आप कहो कि 5 लाख तक ले आ, तो वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट यस, 5 लाख की इनकम के आसपास घूम रहा है तो कैसे ना कैसे करके वो कोशिश करो कि 5 लाख या उससे नीचे आ पाए, ताकि एक जो मैसिव लायबिलिटी एकदम से बढ़ रही है वो कम हो सके। ओके, सो नाउ दोस्तों, हमने टैक्स रेट की स्टोरी जो थी वो कंप्लीट कर ली। हमने डिस्कस करा रिबेट के बारे में, रिबेट किस किस केस कैसे मिलेगा वो हमने डिस्कस करा। आजा भाई। हाँ, और हाँ याद रखना कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही है। ये कुछ मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है? ऑब्वियसली उसके बाद आ जाती है स्टोरी आपकी सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें अमेंडमेंट क्या है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सरचार्ज के प्रोविजन की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए ये एक एडिशनल टैक्स हो गया, और जो बेसिकली रिच क्लास है, सुपर रिच क्लास है, उन पर टैक्स बर्डन जो है वो थोड़ा और बढ़ाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने अक्सर सुना होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स का जो लॉ है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो टैक्स रेट रेग्रेसिव सिस्टम से, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोग्रेसिव सिस्टम से बनाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ेगी। इसलिए हम 5%, 5% से फिर अगली 20%, 20% से 30%, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है। और एक बियॉन्ड द 50 लाख रुपीज, एक पर्टिकुलर लेवल है 50 लाख रुपए का, उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पर हमें सरचार्ज एडिशनल देना पड़ता है। सरचार्ज इज लाइक टैक्स ऑन टैक्स। ओके, वंस अगेन टैक्स ऑन टैक्स। क्या प्रोविजन है इसके पीछे, कैसे कैलकुलेट होगा? देखो सिंपल है, मैं ओवरव्यू बताता हूं और साथ ही इसमें क्या अमेंडमेंट आई है वो भी मैं आपको यहां पे कंफर्म करता हूं। देखो, सरचार्ज के जो रेट है, 50 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां पर अगर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की इनकम है तो 10% ऑफ टैक्स आपका सरचार्ज होगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%। लेकिन उसके साथ ही आप यहां पे एक स्टार देख रहे होगे, तो वो स्टार क्या है मैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% विद द स्टार वंस अगेन आपका सरचार्ज लगेगा। ओके, क्या कंप्यूटेशन है, कैसे कैलकुलेट होगा वो समझते हैं। जो स्टार की कहानी है वो यहां पर लिखी हुई है बेसिकली, ठीक है? तो ये वाला प्रोविजन इसी में अमेंडमेंट आई है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कैलकुलेशन देखते हैं सरचार्ज की क्या होगी। दोस्तों देखिए,
मान लीजिए जो इनकम है आपकी, मान लेते हैं ₹55 लाख। ओके, कितना है? 55 लाख है सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 55 लाख रुपीस आपकी इनकम हो गई। आपको ऑब्वियसली टैक्स तो देना ही है, जो आप नॉर्मली आप लगाएंगे। अब क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख रुपए का जो लेवल है वो क्रॉस कर गई है, तो डेफिनेटली बनता है आपका क्या? सरचार्ज, वो भी लगेगा। तो पहले तो 10% के हिसाब से, तो पहले तो सिंपली इस पर कैलकुलेट करिए अपना टैक्स। सर ये वही 10 लाख से ऊपर जा रही तो 4 स्टेप लगेंगे। इसका अप टू 2,50,000 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ऑब्वियसली नील हो गया, यहां तक तो कोई टैक्स नहीं है। सर उसके बाद 2,50,000 से अगर मैं 5 लाख तक जाता हूं, के लगा दिया मैंने 3 जीरो के लिए, तो सर 12,500 रुपए है। ये कंप्यूटेशन अब आप सीख ही चुके हैं। सर 5 लाख से अगर मैं 10 लाख तक जाता हूं तो इस वाले पोर्शन पर मेरा 20% का टैक्स लगेगा। तो 5 लाख का 20% 1 लाख हो जाता है। ये कंप्यूटेशन तो हमें मालूम ही है। और सर अब जो एक्सेस थी 55 में से 10 का, 55 लाख में से 10 लाख की सेटलमेंट आपने कर दी है। जो 45 लाख है आपका, उस पर 30% का आपने टैक्स लगाया, और ये अमाउंट हो जाता है दोस्तों 13,50,000, राइट? ओके। और अब आपने टोटल अमाउंट यहां पर जोड़ दिया। टोटल अमाउंट आपने यहां पर जोड़ा है तो 14,62,500 ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई है। गॉट द पॉइंट? उसके बाद ऑब्वियसली ये सर ये टैक्स लायबिलिटी हो गई, इसी में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम ऐड कर देते थे। अभी तक यही स्टेप आपने देखा, लेकिन 50 लाख से इनकम ऊपर चली गई है। यहां पर दोस्तों आपको सरचार्ज ऐड करना होगा, जो होगा 10% के हिसाब से, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की इनकम पर 10% है। तो ये अमाउंट 10% किसका? जो आपने ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाली है उसी का। तो इट इज 1,46,250। आप टोटल करेंगे, ये आपका टोटल कर देते हैं इसको, 1,46,500 मल्टीप्लाई बाय 1.1 कर देता हूं मैं, एक ही बात हो जाएगी। तो दोस्तों 16,08,750 ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, और इसमें से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर देंगे। गॉट द पॉइंट? तो दोस्तों ये सिनेरियो हुआ आपके सरचार्ज की कैलकुलेशन का। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, बस आपको उसमें अमाउंट ऐड करना है जो सरचार्ज का एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपकी इनकम 1,20,00,000 रुपए है। 1,20,00,000 रुपए है। सरचार्ज लगेगा? हाँ जी सर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। लेकिन अब ये आपकी 1 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ ये जो लेवल है इसमें 15% लगेगा। तो ये जो यहां पे आपने 10% ऐड करा था वो अब आप 15% करेंगे। तो अप टू 10 लाख, ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब तो कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूं हमारी स्ट्रांग हो गई होगी। पहले मैंने क्वेश्चन भी दिया आपको। ये 1,12,000 रुपए का टैक्स 12,500 का टैक्स ये तो लग ही जाता है। और उसके बाद जो एक्सेस ऑफ 10 लाख है, जो कि 1 करोड़ 10 लाख बनता है, का 30%, यानी कि 33 लाख ये हमारा अमाउंट बनता है। इट इज 34,12,500। अब इसमें जब आप ऐड करेंगे तो 15% का दोस्तों सेस सेस कह रहा हूं, सॉरी माफ कीजिएगा, सरचार्ज हमें ऐड करना होगा। तो 34,012 और इसका आपने मल्टीप्लाई करा 15%, तो दोस्तों ये मेरा कितना? 5,11,000, 5,11,875 ये आ रहा है। ऑब्वियसली आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा। सो दैट्स नॉट अन मेजर इशू जो कैलकुलेशन का हुआ, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। अदरवाइज सर ये तो सिंपल ही हुआ ना, सिंपल ही हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। बस हमें ये चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, 10, 15, 25, 37, उसके हिसाब से हम सरचार्ज लगा देंगे। बट इसमें दोस्तों जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो जो स्टार ये लगा हुआ था और उसका जो पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, ये इसकी मेन कैलकुलेशन है। पहले आइए इसको समझते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। ओके, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स दोस्तों डिविडेंड, any income chargeable under section 111A 112A,
the surcharge on the amount of income tax computed on that part of income shall not exceed 15%. In other words, surcharge higher than 15% is applicable only on tax on income other than dividend income covered under section 111A 112A। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, ये बात पेन वेन साइड रख दो, अभी तसल्ली से समझना है इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम में डिविडेंड है, डिविडेंड की इनकम आपको रिसीवर में इन्वेस्ट करा हुआ था, डिविडेंड मिला है, 111A और 112A की इनकम है। सर अब ये कौन सी इनकम है? दोस्तों ये दोनों की दोनों फिलहाल आप समझ लीजिए सिंपल मैनर में, ये शेयर्स को बेचकर जो आपने इनकम जनरेट करी है, 111A 112A, ये शेयर्स वाली इनकम है, शेयर्स को बेचकर आपने इनकम जनरेट करी है। 111A का मतलब है शॉर्ट टर्म, मतलब शेयर्स को 1 साल तक होल्ड करा गया। 112A 1 साल से ज्यादा वालों के लिए, दैट्स इट। 111A के लिए स्पेशल रेट है 15% का, 112A के लिए स्पेशल रेट है 10% का, हालांकि उसमें से 1 लाख रुपए की इनकम माफ होती है। क्लियर? दैट्स इट। सर थोड़ा सा खिचड़ी हो गई, कोई बात नहीं, इस खिचड़ी को भी साइड रखिए, दाल मखनी खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे कब? जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे। बट द थिंग इज, अभी फिलहाल हमें यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है। अब अमेंडमेंट बता दूं मैं आपको, अमेंडमेंट में दोस्तों बस ये हुआ है कि यहां पर इन 3 इनकम के साथ साथ यहां पर आप करेक्ट कर लेंगे 112 भी ऐड कर दिया गया है, और 112 सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। गोल्ड बेचा, जमीन बेची, घर बेचा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है किसी प्रकार का, तो वो भी इनकम 15% की कैटेगरी से बाहर है। सर अभी तक आपने जो समझाया उसमें हमें सिर्फ इतना समझ आया कि इन 4 का कुछ लेना देना है। क्लियर? तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से सरचार्ज का लॉजिक मैं आपको समझाऊं। इस चीज को 111A 112 डिविडेंड वगैरह आंख बंद कर लेना, भूल जाना कि इस तरह की कोई चीज है भी या नहीं, भूल जाना। कब? जब तक आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए है, ठीक है, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पीजीबीबी की इनकम, ये डिविडेंड 112A, एलटीसीजी की इनकम, लॉटरी की इनकम, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी इनकम आपने जोड़ी और ये 2 करोड़ रुपए से कम है। कितने से? 2 करोड़ रुपए से कम है। तो भूल जाओ कि इस तरह का कुछ डिवीजन होता है, किसी पे 15%, किसी पे 25% होता है, भूल जाओ। सिंपल अपना जैसे अभी करा वैसे निकालो, सरचार्ज ऐड करो। बात आती है 2 करोड़ से ऊपर। 2 करोड़ से ऊपर अगर इनकम हो जाती है, 2 करोड़ से ऊपर अगर इनकम हो जाती है, 2 से 5 25% का सरचार्ज लगेगा। 5 करोड़ से ऊपर 37% का लगेगा, 37% का लगेगा। लेकिन इस वाले हिस्से पर 15% से ज्यादा का नहीं लगेगा। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अंतिम स्टेप, लास्ट स्टेप, और इसी में पूरा कंसेप्ट क्लियर। ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। अगर इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, राइट, मान लीजिए 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। सर 2 करोड़ से ऊपर है, 25% का सरचार्ज लगेगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, 25% का लगेगा, बिल्कुल सही है। क्लियर? इसके जब 2 करोड़ से ऊपर जाए, 2 करोड़ से पहले तो कंफ्यूजन ही नहीं रखनी, सीधा 15% लगाना है। 2 करोड़ से ऊपर गई, 2 करोड़ से ऊपर गई, तो इस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनकम को डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तरफ लिखो डिविडेंड, कैलकुलेशन में जैसे भी आप लिखेंगे, 111A शेयर्स का छोटे शॉर्ट टर्म वाला गेन, 112A लॉन्ग टर्म वाला शेयर्स का गेन, और 112 जो अब अमेंड हुआ है, जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इधर लिख लेना अदर, इसको कर लेना डिवाइड, इसको कर लेना डिवाइड। डिवाइड हो गया? हाँ जी सर, हो गया। सर हमें पता चला है
कि इस 2,40,00,000 में से 80 लाख रुपए की इनकम ये है, और अदर की जो इनकम है वो 1 करोड़ कितनी बन गई, 60 लाख रुपए है। 1 पॉइंट, हाँ मैं पूरा लिख देता हूं, चलो 1,60,00,000 रुपए है। क्लियर? सरचार्ज लगेगा, हाँ जी लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? इस पर, इस वाले पोर्शन पर अपना सरचार्ज लगाना 15%, 15%, क्योंकि टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इस पर 15% से ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, 15%। सर इस पर कितना लगेगा? 25%। नहीं, इसको इंडिविजुअली देखना, इसको इंडिविजुअली देखना। ये रेट आपका रहेगा कितना? 15%। 2 करोड़ से कम है ना, 15%। क्लियर? देखो पहले, देखो पहले, देखो पहले टोटल इनकम ये आपने लिखी, और इसका नॉर्मल एप्लीकेबल रेट देख लीजिए। सर ये है हमारा 25%। कितना? 25%। 2 करोड़ से ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, डिवाइड करो, डिविडेंड की अलग करो, इस पर 15% ही लगेगा, और अदर इनकम पर 25% का रेट लग रहा था ड्यू टू डिविडेंड। वो समस्या आपने दूर कर दी ना। अब जो बचा, अब ये 2 करोड़ से नीचे आ गई, इस पर 15% ही लगेगा, इस पर 15% ही लगेगा, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई। बहुत केसेस बन जाते हैं इसमें, बहुत केसेस। मैं एक और केस बताता हूं, एक और केस बताता हूं, ध्यान देंगे। सर इनकम हुई, इनकम हुई 1,60,00,000, 1,60,00,000। ठीक है सर, ये तो सोचने वाली जरूरत ही नहीं है, सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। या चलो एक काम करो, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें। ठीक है, अभी पहले कॉम्प्लिकेट नहीं, मतलब सिंपल मैनर में समझते हैं। मैं नीचे वाले कैटेगरी में बाद में आऊंगा। 3,90,00,000, 3,90,00,000। सर 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 25% बनता है सर, 25% बनता है। हाँ ठीक, अलग तो करो, अलग करो। डिविडेंड एंड अदर्स, उसकी इनकी हुई थी 2.5 करोड़। अरे चल भाई, 2.5 करोड़। कितनी हुई? 2.5 करोड़। दूसरा इसमें हुई 1,40,000, जो बच गया अपना 1,40,00,000। सर क्या लगेगा? सर ये तो अकेला ही 2 करोड़ से ऊपर चला गया। 25% नहीं, इसका 15% से ऊपर होगा ही नहीं। 15%, 15%, और ये फिर 2 से नीचे आ गया 15%, 15%, 15%। दैट्स इट। एक और सुनो, इसी का केस सुनो, इसी का केस सुनो, इसी का केस सुनो। सर 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 3,90 में से 3,40 इसकी है, और ये सिर्फ 50, या चलो 3.5 कर लो, 3.5 कर लो, और सर ये सिर्फ 40 लाख है, ये सिर्फ 40 लाख है। सर इसका तो आपने क्लियर कर दिया, 15% से ऊपर नहीं लगेगा। इसका कितना सर? ये तो 40 लाख आ गया, ये तो 50 लाख से भी नीचे आ गया। तो जीरो कर दे। नहीं तो कितना? 10%? नहीं, 15%। 15% तो लगेगा भाऊ, 15% तो आपको यहां पर टैक्स देना ही देना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन अपनी साइड रखिएगा, यहां पे बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन साइड रखिएगा। 15% तो देगा ही देगा भाई, तो इससे नीचे थोड़ी ना चला जाएगा। ये नहीं कि इसकी अलग कर दी 50 लाख से कम, ना ना ना, ऐसा छूट नहीं है। एक और केस देखो, एक और केस देखो, एक और केस देखो। इसमें से 390 में से उल्टा कर लो, 40 लाख इसका है, 40 लाख इसका है, और इसका 3 करोड़ 50 लाख है, 3 करोड़ 50 लाख। ये तो 15% हो गया, ये तो फिक्स है। 40 लाख से कम मतलब ऐसा नहीं, मिनिमम 25% था ना ओवरऑल टोटल, कम होके 15 आ सकता, उससे नीचे नहीं। ये भाव ये 25 पे देगा, ये 25 पे देगा, छोड़ेगी नहीं सरकार। एक और केस देखो, आओ एक और केस देखो, एक और केस देखो। ठीक है, डिवाइड कर लेना, डिवाइड के बाद बनेगी कहानी जो बनेगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सिंपल सी, डाल देना, डाल देना कमेंट बॉक्स में, डाल देना। ठीक है, 90 लाख सर, 90 लाख, 90 छोड़ो, 120, 120, 1 करोड़
20 लाख। सर 15% की कैटेगरी हो गई। सर इट इज 15% कैटेगरी, इसमें क्या होगा? 15% होगा ना, लेकिन डिवीजन कर दिया, यहां पर डिवीजन कर दिया, डिविडेंड हो गया और ये आपका अदर हो गया ऑब्वियसली। दोस्तों ये 40 लाख और ये कितना था, 30 था ना, 80 लाख रुपए। ये 40 है, ये 80 है। 15% का ओवरऑल लग रहा है, 15% का ओवरऑल लग रहा है। ये 40 है, ये 80 है। सर ये तो 10% से भी नीचे आ गया, ये 80 से नीचे आ गया। अरे क्या 80 40 और ये 50 10 कर रहे हो? मैंने साफ बोला ना, 2 करोड़ तक झंझट ही नहीं है। 2 करोड़ रुपए तक सीधा रेट देखो क्या है। 2 करोड़ तक तो डिवीजन करनी नहीं है। ये भावनाओं में मत आ जाना कि ये 50 से कम हो गया, नेग्लेक्ट कर दो। सही, ये 1 करोड़ से नीचे आ गया 10% कर दो, नहीं, दोनों पे 15% लगेगा। 2 करोड़ तक तो आपकी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सीधा जो रेट है वो लग जाएगा ओवरऑल, बात खत्म। 2 करोड़ से ऊपर डिवीजन करेंगे, ठीक है। 2 करोड़ से ऊपर अगर अदर इनकम लिमिट से नीचे आ रही है तो उसका रेट 15%। बाकी दूसरे पे तो 15% है ही, वो तो फिक्स ही है, जैसे भी है। जो चेंज होगा अदर इनकम के साथ होगा। कोई केस मन में आ रहा हो डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगर सर इतनी इनकम ये, अदरवाइज ये प्रोविजन है। तो देखा जाए तो रेट एप्लीकेबल करना है। अमेंडमेंट मैंने आपको बता दी। यहां पे डिविडेंड 111A 112A क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। ये था पिछले साल तक, इस साल इसमें अमेंडमेंट के लिए 112 भी ऐड कर दिया गया है। इस पे भी 15% से ऊपर सरचार्ज नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये प्रोविजन हमने टैक्स की कैलकुलेशन का अपना देखा आज दोस्तों, ठीक है। यहां पर आगे फर्दर ये क्वेश्चन वगैरह ट्राई करिएगा आपके सरचार्ज के लिए, और फर्दर एक मार्जिनल रिलीफ वगैरह की जो क्लास है, मार्जिनल रिलीफ और कंपनीज का रेट हम नेक्स्ट क्लास में अपना कवर करते हैं। ओके, तो ये कंप्यूटेशन की स्लैब रेट की जो क्लास थी ये हमारी डन होती है। फर्दर प्रोविजन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।